हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं जफर शेख एंड स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्राई मोटिव। और आज मैं महारिविजन सीरीज के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो टॉपिक टू बी कवर्ड, पहला हम देखेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स होती क्या है, मेंडल के हिसाब से जेनेटिक्स के क्या मायने हैं। दूसरा हम देखेंगे लॉज क्या थे, यानी ऐसे लॉज जो हमें मेंडल साहब ने दिए थे। उसके बाद हम देखेंगे डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी कि मेंडल साहब के लॉज कहां पर फेल हो गए थे, ये भी हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले चैप्टर के नाम के साथ ही चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है। इनहेरिटेंस का आपको मतलब पता होना चाहिए एक टाइप का कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से कुछ सिमिलर कैरेक्टर उनके बच्चों में जाते हैं एंड दैट इज इनहेरिटेंस। तो आप इसको बोल सकते हो कि कैरेक्टर जो है कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो पहला तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में, दैट इज आपका इनहेरिटेंस। उसके बाद आपको ध्यान रखना कि वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन में आपको इतना समझना है कि वेरिएशन आप ऐसे समझ सकते हो कि ये होता है डिग्री ऑफ चेंजेस, यानी किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। अब वेरिएशन भी दो तरीके के होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूं एक फैमिली का, तो मान लो एक कपल था, कपल का हुआ बेबी। तो कपल का बेबी हुआ तो आप लोग जानते हो कि कपल का जो बेबी होगा वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं वर्टिकल वेरिएशन, यानी मदर फादर से बेबी किस तरीके से क्या है? डिफरेंट है, दैट इज योर वेरिएशन इन वर्टिकल लेवल। फिर आ जाता है आपका सेकंड वेरिएशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। अब मान लो कि एक कपल है, उसके हुए ट्विंस, यानी उसके क्या है? दो बच्चे हैं, ठीक है। अब ये दोनों बच्चे आपस में भी सिमिलर नहीं होंगे। आप जानते हो, जो आप वीडियो देख रहे हो, आपने मान लो आपके भी भाई बहन हैं, ठीक है, आप अपने भाई बहन से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, ये बात आपको पता है। तो कहीं ना कहीं आप में और आपके भाई में क्या है? डिसिमिलैरिटी है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है? वेरिएशन होता है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। ओके, तो इसी से आपको पता चल गया कि चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये जेनेटिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स एक्चुअल में होती क्या है। तो जेनेटिक्स अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक्स क्या है, तो आप बताओगे जेनेटिक्स जो है एक्चुअल में ये होती क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़ना समझना ही आपका जेनेटिक्स कहलाता है। ओके, तो इसके साथ चलिए बात करते हैं हम अपने पहले टॉपिक की, जो है आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो यहां पर आपको एक स्टोरी सुननी है जो कि मेंडल साहब के ऊपर है। आपको पता है कि जो मेंडल हैं हमारे, इनका पूरा नाम होता है जीजे मेंडल, यानी ग्रिगोर जॉन मेंडल। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक प्लांट था, प्लांट का नाम ध्यान रखना है आपको, प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम, जो कि ये जो प्लांट है ये आपका पी प्लांट है। अब क्या था कि जो जेजी मेंडल थे, इन्होंने क्या करा? आपके पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। डेट याद रखनी है कि जो जीजे मेंडल थे, इन्होंने 1856 से 1863 इस टाइम पीरियड में पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। यानी कितने साल हुए ये? अगर इसकी मैं बात करूं तो 7 इयर्स मेंडल साहब ने पी प्लांट के ऊपर क्या करा था? एक्सपेरिमेंट किया था। और
7 ईयर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल साहब ने अपने कंक्लूजन दिए। कंक्लूजन में उन्होंने ये बताया कि जो जेनेटिक्स है एक्चुअली में किस तरीके से काम करती है। तो अब क्या है कि आपसे सवाल ये पूछेंगे पेपर में सीबीएसई में कि मेंडल साहब ने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया था। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो पी प्लांट है, पी प्लांट शॉर्ट लिव्ड प्लांट होते हैं, यानी कि बहुत कम ही उनका लाइफ स्पैन होता है। यानी आप बोल सकते हो कि 2 से 4 वीक ये सर्वाइव करते हैं, इनका लाइफ स्पैन होता है। सेकंड कि ये ट्रू ब्रीडिंग बनाते हैं। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर 7 कैरेक्टर्स थे। एंड फोर्थ पॉइंट आप ये याद रखोगे कि इनकी जो सैंपलिंग होती है वो लार्ज स्केल पर होती है। ओके, यानी कि जो इनकी प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि मेंडल साहब ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था। तो पहला तो आप लिखोगे शॉर्ट लिव्ड, सेकंड लिखोगे ट्रू ब्रीडिंग, थर्ड लिखने वाले हो आप कि ये कैसे होते हैं, सैंपलिंग जो करते हैं वो लार्ज स्केल पे होती है इनकी सैंपलिंग। एंड फोर्थ पॉइंट याद रखने आपको कि 7 डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स बोल लो या फिर कैरेक्टर बोल लो, ठीक है, बेसिकली कैरेक्टर बोलो। कैरेक्टर के हिसाब से आप आगे जाओगे तो इनके अंदर 14 ट्रेट्स आ जाएंगे। ओके, तो 14 ट्रेट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर मैं बात करूं, कोई आपसे मान लो, आपको काफी को नहीं पता होगा कि ट्रू ब्रीडिंग होती क्या है। तो ट्रू ब्रीडिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है कि मेंडल साहब ने क्या करा, एक प्योर लाइन बनाई। प्योर लाइन यानी ऐसे पी प्लांट को क्रॉस करवाया जिसके अंदर सारे के सारे टॉल थे। ठीक है, मान लो मेंडल साहब ने पहले क्या कराया, 2 टॉल प्लांट का ही क्रॉस करवाया। इससे क्या होगा आपको पता है, एक गैमेट आएगा कैपिटल टी, इससे एक गैमेट आएगा कैपिटल टी। इसको अब दोबारा क्रॉस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इसी को उन्होंने दोबारा से क्या करवाया, क्रॉस करवाया एंड सो ऑन। यही सीरीज बार बार चलती रहेगी। तो इस तरीके से उनको एक रिजल्ट देखने को मिला। ये है आपका ट्रू ब्रीडिंग या फिर ट्रू लाइन कह सकते हो। तो ये था आपका डोमिनेंट के लिए। फिर इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग करवाई थी रिसेसिव के लिए भी। तो सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर भी आपको रिजल्ट देखने को मिला था, मतलब मेंडल साहब को। और इस तरीके से इन्होंने इसको नाम दिया ट्रू ब्रीडिंग या आप बोल सकते हो प्योर लाइन। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंडल साहब के ऊपर आने वाला है वो यही आएगा कि मेंडल साहब ने कितने टाइम तक ये करा, मतलब इनका एक्सपेरिमेंट कितने साल तक चला। तो 7 साल तक चला। दूसरा सवाल कि मेंडल साहब ने किस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने पी प्लांट यानी पाइसम सटाइवम के ऊपर अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद तीसरा सवाल कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। तो आपको क्या बताना है, ये 4 पॉइंट लिख देना है। शॉर्ट लिव्ड था वो प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन थी, सैंपलिंग जो थी उनकी लार्ज स्केल पर थी एंड 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। ओके, तो ये था आपका 3 क्वेश्चन जो आपके जेनेटिक्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वो जो 7 कैरेक्टर मेंडल साहब ने लिए थे वो कौन कौन से थे, क्योंकि उनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर की लिस्ट बनानी है, कैरेक्टर देखने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कैरेक्टर एंड कौन सा उनमें से डोमिनेंट था एंड विच वन इज रिसेसिव। तो ये आपको याद भी रखना है। तो सबसे पहले सीड के कलर की बात करी थी इन्होंने। सेकंड जो था वो सीड का शेप था। थर्ड जो था वो था पोड का कलर। फोर्थ जो था वो पोड का शेप। फिफ्थ जो था वो फ्लावर का कलर था। सिक्स्थ फ्लावर की पोजीशन थी। सेवंथ जो था वो था प्लांट की हाइट। तो डायरेक्टली हम इसे हाइट में बोल सकते हैं। तो कौन सा डोमिनेंट था, तो सीड कलर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो सीड का कलर था वो एक्चुअली में जो डोमिनेंट था वो था आपका येलो कलर एंड रिसेसिव में था आपका ग्रीन। सीड के शेप की बात करी जाए तो सीड का शेप जो आपका डोमिनेंट था वो था राउंड
एंड रिसेसिव था आपका रिंकल्ड। उसके बाद पॉड के कलर की बात करी जाए तो पॉड का कलर जो डोमिनेंट है वो ग्रीन एंड रिसेसिव में आप येलो याद करोगे। पॉड के शेप की बात करूं तो एक था आपका इन्फ्लेटेड और एक था आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लावर के कलर की बात करी जाए तो एक था वॉयलेट जो कि आपका डोमिनेंट था, फिर एक था आपका वाइट जो कि रिसेसिव था। फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट था एक्सियल एंड रिसेसिव था आपका टर्मिनल। एंड हाइट की अगर बात करूं तो हाइट में जो था टॉल था आपका डोमिनेंट एंड ड्वार्फ था आपका रिसेसिव। ये ट्रेड्स आपको याद रखने हैं। इस ट्रेड में से आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है कि कौन सा डोमिनेंट है एंड कौन सा रिसेसिव है। तो दिस इज योर 7 कैरेक्टर्स ऑफ मेंडेलियन पी प्लांट। ठीक है, तो ये भी एक बार ध्यान रख लेना। चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, दैट इज लॉज। ओके, तो हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है लॉज। तो लॉज में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेनली मान लो अगर हमारा सेकंड टॉपिक लॉज है तो लॉज के अंदर पहला लॉ आ जाता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला देखेंगे हम। सेकंड देखेंगे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड देखेंगे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब इन चीज में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। पहली बात आपको ध्यान देना है कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये समझ लो डोमिनेंट एंड रिसेसिव होता ये है कि अब मान लो एक ऐसा जीन है जो अपने एक्सप्रेशन मतलब अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं वो डोमिनेंट है और जिसके कैरेक्टर सप्रेस हो जा रहे हैं वो आपका रिसेसिव जीन होता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम इसे दिखाने के लिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लो किसी भी कैपिटल टी से, तो ये आपका डोमिनेंट ज्यादातर माना जाता है। और रिसेसिव को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल टी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको कहते हैं हम होमोजाइगस गैमेट। तो इसको भी ध्यान देना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और दिस इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि आपका जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने कैरेक्टरों को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव वाले को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन है उसके अंदर डोमिनेंट के ही कैरेक्टर शो होंगे। ओके, अब अगर मान लो लॉ ऑफ डोमिनेंस को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसके लिए आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो आपने देखा होगा। मान लो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको साइड में करके दिखाऊं तो देखते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो से आपको समझ में आ रहा होगा, मोनो का मतलब होता है सिंगल जीन और हाइब्रिड का मतलब होता है, हाइब्रिड का तो आपको मतलब पता ही है, हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड ही होता है, यानी कि सिंगल जीन का हाइब्रिड करके देखेंगे। इसके अंदर एग्जांपल क्या है कि हमने लिया एक टॉल प्लांट जिसका गैमिट मतलब जिसका एलिलिक फॉर्म कैपिटल टी है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये टॉल प्लांट है। अब क्या किया हमने, इसको क्रॉस करवाया विद ड्वार्फ प्लांट के साथ। ये जो आपका है ये आपका ड्वार्फ प्लांट है। अब अगर मैं इसके गैमिट बनाऊं तो सबसे पहले गैमिट बन सकता है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल टी ही बनेगा, तो दिस इज गैमिट। ओके, और इधर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे पॉसिबल जो गैमिट है वो स्मॉल टी है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, आपके कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, यही बनेगा। 50-50 चांस है क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी, तो एक ही लेके चलेंगे। अब इनकी क्या करवाएंगे, हम सेल्फिंग करवाएंगे यानी क्रॉस करवाएंगे इसका विद अनदर सैंपल। ओके, तो यहां से अगर मैं गैमिट बनाना चाहूं, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि ये जो बना अभी आपका, ये आपका कहलाता है F1
जनरेशन। ओके, तो F1 जनरेशन में अगर आपसे कोई पूछे कि फिनोटिपिक रेशियो बताओ तो क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन ही क्या है आपका 1:1। और अगर कोई पूछ ले जीनोटिपिक रेशियो तो यहाँ पे भी 1:1 ही बनेगा। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉस करवा रहा हूँ विद अनदर फॉर्म, तो यहाँ से गैमिट क्या बनेंगे? तो गैमिट बन सकते हैं आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर इसके अगर बनाऊँ तो यहाँ भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बन सकता है। ये आपके गैमिट फॉर्म है। अब इनकी अगर मैं क्या करवा दूँ, क्रॉस करवाऊँ, तो कैपिटल टी एक बार इस कैपिटल टी के साथ फॉर्म करके ये ट्रेड देगा, एंड एक बार ये स्मॉल टी के साथ क्रॉस करके ये वाले ट्रेड शो करेगा। वहीं अगर स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ करवाऊँ तो एक बार ये बनेगा एंड अनदर टाइम दिस विल फॉर्म। तो इस तरीके के आपकी आ जाएगी F2 जनरेशन। ये आपका F2 जनरेशन है जिसको हम F2 फिलियल भी बोल सकते हैं। अगर आपसे अब पूछा जाए कि फिनोटिपिक रेशियो बताओ, तो फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? फिनोटिपिक जो आपको देख के पता चल सके, देख के आप बता सको कि कौन सा बड़ा है प्लांट और कौन सा छोटा है। तो देखो, अगर किसी के भी अंदर, मान लो किसी एक के अंदर भी डोमिनेंट अलील आ जाए तो उसके अंदर डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और इसी हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कैपिटल टी है, यहाँ भी एक कैपिटल टी है, यहाँ भी एक कैपिटल टी है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो प्लांट होंगे वो तीन प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे, तो 3, और एक प्लांट जिसके अंदर एक भी डोमिनेंट नहीं है वो ड्वार्फ बनेगा। तो आपका फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा 3:1। एंड अगर मैं बात करूँ जीनोटिपिक की, तो जीनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए तो ये तो दो, ये एंड ये आपके पेरेंटल है। देखो हमने पेरेंटल लिए थे, ये रहे, तो इनके तरह है। तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आगे प्योर टॉल तो 1, और इनकी बात करूं तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के एक नई वैरायटी फॉर्म हो गई, लेकिन है ये भी टॉल, तो ये हो गए आपके 2। एंड जो आपका प्योर टाइप से कह सकते हैं कि जो ड्वार्फ है वो आपका कितना है? 1। तो दिस इज योर जीनोटिपिक रेशियो। कोई अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल टी रेशियो 2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 कैपिटल स्मॉल टी, दिस इज योर जीनोटिपिक रेशियो। तो यहां से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मेंडल साहब ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाया था और किस तरीके से उन्होंने अपने ये रेशियो सामने रखे थे। ये सीबीएसई के बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इनमें बनता है, यानी जहां पर आपको मोनोहाइब्रिड के ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाओ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? यानी इनका इतना कहना है कि जब आपके पास ट्रेट के अंदर, या मैं बोलूं कि अलील के अंदर क्या होता है, अलील बेसिकली अलील है क्या? अलील डिफरेंट या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं जिनके अंदर जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म आते हैं। अब आप उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट काफी देर से आप देख भी रहोगे कि मैं बार बार यहाँ पे कैपिटल टी 2 बार लिख रहा हूँ। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर मैं जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब भी आपके गैमेटोजेनेसिस होती है, मतलब जब भी गैमेट बनते हैं, तो एक पेरेंट स्पीसीज में से क्या होता है कि मान लो कि पेरेंट स्पीसीज थी कैपिटल टी, इसमें से होगा क्या कि इनमें से कोई एक जीन का अलील क्या होगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, मान लो किसी के अंदर कैपिटल टी था तो इसके अंदर से क्या ट्रांसफर हुआ? कैपिटल टी, जैसे कि हमने यहाँ देखा। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें से क्या ट्रांसफर होगा? इसमें से चांसेस हैं कि या तो कैपिटल टी चला जाए या फिर स्मॉल टी जाए, तो ये वेरी कर सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 गैमेट बनाए, क्योंकि यहाँ पे 50-50% का चांस है। हमें नहीं पता भाई, हम नहीं जानते हैं कि किसके अंदर क्या जा रहा है, इसीलिए कैपिटल टी स्मॉल टी के जाने के चांसेस है। और दिस इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान आपके जो जीन हैं वो मतलब इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड की, यानी थर्ड लॉ के, जो हमारे मेंडल साहब ने दिया था, जिसके अंदर हमें ये पढ़ना होता है कि जब हम 2 कैरेक्टर ले लेते हैं एक साथ, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था सिंगल कैरेक्टर मतलब सिंगल जीन,
जब हम दो कैरेक्टर या दो जीन की एक साथ बात करते हैं तो होता यह है कि गैमीट भी हेट्रोजाइगस बन जाता है। हेट्रोजाइगस क्या होता है? मैंने यहाँ पे आपको बताया था होमोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस मतलब जब सेम टाइप के आपके जीन के फॉर्म आए, यानी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। लेकिन अगर मान लो अब कैपिटल टी की जगह मैं कहूं कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आ जाए तो ये आपका होता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस आपको पता है, यानी मिक्सचर हो जाना एक टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके बारे में हमें मेंडल साहब ने ये बताया था कि जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो अगर आपके पास हेट्रोजाइगस गैमीट हैं तो उनमें वो सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से अलग हो जाते हैं। अब इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने दिया था हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू उन्होंने किस तरीके से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाया था वो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से किया जाता है। ओके, क्योंकि ये पेपर में आता भी है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करूं तो नाम पे ही जाइए, नाम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। डाई का मतलब कहीं ना कहीं मैं टू कैरेक्टर या टू जीन की बात कर रहा हूं, यानी टू जीन को हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। अब वो टू जीन कौन से होने वाले हैं, वो दो जीन कौन से होंगे? पहली बात, इनके अंदर हम लेंगे सीड का कलर। सीड के कलर में भी हम दो चीजें लेने वाले हैं। सीड के कलर मैंने बताया था, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। अब रिसेसिव और डोमिनेंट के लिए सीड का कलर पहला होता है आपका येलो और एक होता है ग्रीन। येलो को मैं दिखाऊंगा किससे? कैपिटल वाई से, और ग्रीन को मैं दिखाने वाला हूं स्मॉल वाई से। एंड सेकेंड जो कैरेक्टर हम लेंगे वो लेंगे हम सीड के शेप की। तो जो सीड का शेप है इसमें भी दो आते हैं, एक आएगा आपका डोमिनेंट, एक आएगा आपका रिसेसिव, जिसमें से हमारा राउंड जो होगा वो होने वाला है डोमिनेंट और जो आपका रिंकल्ड होगा वो होगा आपका रिसेसिव। राउंड को हम कैपिटल से दिखाएंगे और इस रिंकल्ड को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। अब अगर इसके लिए मैं इसका क्रॉस करवाऊं तो जरा देखिए क्या बनेगा। पहली बात, अगर मैं बात करूं प्योरली डोमिनेंट की तो हमें पता है कि पहले डोमिनेंट की बात करेंगे हम। डोमिनेंट में क्या हो जाएगा आपका सीड शेप एंड सीड कलर एंड सीड शेप की, तो आएगा आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर मैं बात करूं ड्वार्फ की या फिर रिसेसिव की, तो रिसेसिव का अगर मैं लूं तो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये आपका एक प्योर लाइन है। अब अगर मैं इसका क्रॉस करवाऊं तो आप बताओ आपके पास चांसेस क्या है? 50% चांस है कि गैमीट क्या बनेगा, खुद सोचो। गैमीट क्या बन सकते हैं यहाँ पर? होमोजाइगस है। पॉसिबिलिटी एक आर जाएगा यहाँ से, एक वाई जाएगा यहाँ से, और दोबारा भी हो जाएगा तो दो बार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई पहला गैमीट, एंड यहाँ से भी क्या निकल सकता है? स्मॉल आर, स्मॉल वाई दूसरा गैमीट। अब अगर मैं इनका क्रॉस करवाऊंगा तो हमें F1 जनरेशन मिलने वाली है, और F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो हमें ये मिला। अब आप जरा इसे गौर से देखिए, ये जो है ये है हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन अगर आप देखोगे तो अब ये एक टाइप का, मतलब आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि एक नई पीढ़ी आ गई अब यहाँ पर। अब ये नई पीढ़ी के पास कुछ ऐसे टाइप के आप बोल सकते हो ट्रेट हैं, जीन्स हैं। तो जब इनके अंदर गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो इनके पास चांसेस है ये हेट्रोजाइगस गैमीट बनाएंगे, एंड इनके अंदर क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने कहा था ना आपको कि यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैसे आपको करना है, क्या किस तरीके से आपको बनाना है गैमीट, ये देखो। सबसे पहले आप लेके चलो यहाँ पर किसी भी एक चीज को पकड़ लो। मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं सीड की बात करके चल रहा हूं, तो मैं ले लूंगा कि हो सकता है कैपिटल आर और स्मॉल आर हो। अब चांसेस क्या है आपके पास?
कि आपके पास ये चांसेस हैं कि ये कैपिटल आर आपका इस कैपिटल वाई के साथ जाए, ठीक है, चांसेस है कि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाए, तो मान लो ऐसा बन गया कैपिटल आर और कैपिटल वाई। लेकिन चांसेस ये भी तो है कि ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चला जाए, तो एक चांस ये आ जाएगा आपके पास कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बना रहा हूं मैं। अब मान लो आपके पास ये स्मॉल आर भी तो है, तो ये स्मॉल आर हो सकता है कि कैपिटल वाई के साथ जाए, तो एक आपका गैमेट बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और हो सकता है कि आपका ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ चला जाए, तो एक चांस बन जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपके गैमेट बनेंगे। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पेरेंट से इतने 4 गैमेट बन रहे हैं, तो अनदर सिमिलर ऐसा ही हम एक और पेरेंट लेकर आएंगे जिससे हम इसकी क्रॉस करवाएंगे और सेम हमें यही दोबारा क्या मिलेंगे, गैमेट मिलेंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं, यानी जब इसको हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का स्क्वायर आता है जिसको कहा जाता है स्क्वायर पनेट या पनेट स्क्वायर, जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आरसी पनेट, जिन्होंने इस स्क्वायर को 1929 में दिया था, और जो क्या बताता है आपके जीनोटिपिक रेशियो को दिखाने के लिए इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो चलिए अब उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। मान लो अब हम एक आरसी पनेट साहब के अकॉर्डिंग पनेट स्क्वायर बना रहे हैं, तो आप देखोगे किस तरीके से ये स्क्वायर बनेगा। ऑब्वियसली बात है, एक जगह फीमेल के गैमेट होंगे, एक जगह मेल के गैमेट होंगे, आपके अकॉर्डिंग आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो मान लो एक गैमेट तो ये होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब अगर आप इसके क्रॉस करवाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई एक, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से आप इस टेबल को आगे भी फिल ऑन कर सकते हो, एंड जब इसे आप फिल करोगे तो कुछ आपको ऐसे ही पैटर्न में आगे क्या है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एट द एंड में आपसे इस टेबल को भरने के लिए नहीं आएगा आंसर, पेपर में आपसे क्वेश्चन अगर आएगा भी तो इस टेबल को भरने के लिए नहीं आएगा मेरे भाई कभी भी। वो आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि आप ये बता दो कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है एंड इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है। तो आपको सिर्फ इतना बताना होगा, और इतना बताने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ जो आपका फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:1 एंड जो इसका जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:4:2:1:1। ये आपका फेनोटिपिक रेशियो आने वाला है, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो आने वाला है। चाहो तो आप इसको करके देख लो या आप इसे डायरेक्टली याद कर लो। और इसी तरीके से हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी खत्म हुआ, और उसी के साथ साथ हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस भी खत्म हो गया, ठीक है। अब बचता है हमारा एक टॉपिक, दैट इज डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स। यानी कि मेंडल साहब ने क्या बताया, मेंडल ने इतना बताया था कि अगर हम किसी टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमें या तो टॉल प्लांट मिलेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे, और बीच के जो गैप में प्लांट है वो देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि एक टॉल आदमी है और एक उसकी जो वाइफ है वो ड्वार्फ है, अगर इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है, कॉपुलेशन होता है, तो बेबी जो होंगे क्या वो पूरी तरीके से अपने बाप पे जाएंगे या वो पूरी तरीके से अपनी माँ पे जाएंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना कहीं ये बात आगे चलकर हमें डिसप्रूव होते हुए देखने को मिली, एंड इसी वजह से आगे जाके हमें डेविएशन देखने को मिला मेंडलिज्म के अंदर। और उसी के बारे में, उसी के ऊपर कुछ 3-4 टॉपिक आते हैं जिसके अंदर हम इन चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं कि हाँ किस तरीके से
ये चीजें यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप लोग डेविएशन भी जानना चाहते हो कि किस तरीके से मेंडल के ये सारे इतने वेल प्रूव्ड लॉज डिसप्रूव हुए थे यानी नॉट एप्लीकेबल हुए थे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डेविएशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बताऊंगा, उसके साथ साथ मॉर्गन के जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे एंड मॉर्गन ने किस तरीके से अपनी थ्योरी दी थी जेनेटिक्स के बारे में, उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर थे या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे उसको सेकंड पार्ट के अंदर पूरी तरीके से फिनिश करके हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की ओर बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।